नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश वायदा बाजार में एग्री वायदा की होगी री एंट्री या नो एंट्री। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हम आए हुए हैं मुंबई के आईआईटी कैंपस में और यहाँ पे कई सारे हम आज प्रोफेसर्स रिसर्चर से बातचीत करने वाले हैं और साथ ही हमारे साथ महाराष्ट्र सीएसीपी के चेयरमैन पाशा पटेल साहब भी होंगे और साथ ही कुछ एपीओ से भी चर्चा होगी और एग्री इकोनॉमिस्ट से भी चर्चा होगी कि उन लोगों की क्या राय बन रही है, क्या वाकई एग्री वायदा बाजार की जरूरत है। जो ब्लैंकेट बैन 2021 में लगा था, क्या उसके वापसी का समय आ गया। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान और पैनल है। सबसे पहले पाशा पटेल साहब के पास आएंगे। सीएसीपी महाराष्ट्र के चेयरमैन भी है और किसानों की बात बहुत ही बोल्डली सरकार के पास पहुंचाते हैं और खास करके महाराष्ट्र के किसानों की नुमाइंदगी करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। सर, आज का मुद्दा हमने चुना है एग्री वायदा की री एंट्री या नो एंट्री। आप क्या मानते हैं, क्या री एंट्री जरूरी है क्या? देखिए, मैं जब से ये वायदे बाजार बंद हुआ उसके पहले से उसके बाद भी लोग मिलते हैं, बात करते हैं। जिन जिन लोगों ने ये वायदे बाजार बंद होना चाहिए ऐसा बोलते थे, हाँ, वो सारे लोग अब क्या बोल रहे हैं, वायदे बाजार शुरू होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप बहुत अनुभवी है, किसानों की हकीकत आप जानते हैं, ग्राउंड की चीजें जानते हैं, आप बताइए होना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है कि होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों को सुधार के। क्या सुधार चाहिए सर? सुधार ऐसे चाहिए कि देखिए कि गोडाउन में माल नहीं रहते हुए हाँ उसका ये होना, व्यापार होना, ये ठीक नहीं है। हाँ, लूप होल्स की दिक्कतें खत्म करनी होगी, जो भी दिक्कतें हैं गड़बड़ी ठीक करनी है। वायदा बाजार में कोई खामियां नहीं है। हाँ, ये आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो होना चाहिए और आप सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे, एक्सचेंज की बात पहुंचाएंगे, पूरे वैल्यू चेन की बातें पहुंचाएंगे? देखिए, एक्सचेंज शुरू होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसमें जो खामियां है ना, वो खामियां दूर करके दुरुस्त तरीके से हो ताकि उसका नुकसान न हो। नंबर 1। नंबर 2, अब जो नई बात आ रही है कि मुझे एमएसपी तो चाहिए। हाँ, देश का किसान कह रहा है मुझे एमएसपी चाहिए। हाँ, तो फिर एमएसपी देने का एक तरीका हमने ये वायदे बाजार में ही देखा कि हम जैसा क्रॉप इंश्योरेंस करते हैं, हाँ, वैसा एमएसपी इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। ओके, ऐसा बोलना शुरू किया है। ओके, एनसीडीएक्स ने। हाँ। तो हमको लग रहा है कि अगर ये बात अगर होती है तो इसके लिए तो भी एनसीडीएक्स शुरू होना चाहिए, वायदे बाजार। तो उसका तरीका क्या होगा सर? एमएसपी इंश्योरेंस को किस तरीके से किसानों तक पहुंचाया जा सकता है? आप इस बात को श्रीकांत जी कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, उन्होंने जैसे, मैं थोड़ा सा बात आगे लेके जाऊंगा। आशा जी ने जो बताया, सवाल ही नहीं कि उन्होंने बताया कि जो माल गोडाउन में नहीं है उसका वायदा कैसे हो, इसके ऊपर यानी ये कुछ ऐसी कुछ खामियां हैं तो निकलनी चाहिए। लेकिन मैं एक बोलता हूँ, वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन आप देखिए, किसान जब बुआई करता है तब उसके पास माल नहीं होता है, माल तो 4 या 5 महीने बाद आता है। हाँ, तब तो हमेशा कीमतें गिरती है। 10 में से 9 साल में किसान के हाथ में माल आता है, कीमतें बहुत गिरती है। और जब वो सोइंग करता है, बुआई करता है, उस वक्त वो सीजन के हाईएस्ट लेवल पे प्राइस रहती है। अगर किसान को जब भी सोइंग करके आता है, सोइंग करके जैसे वो आता है फील्ड से, अपने घर में आता है, उसी वक्त अपने ही घर में बैठ के अगर वही माल वो कहाँ बेच सकता है जो 6 महीना या 5 महीना बाद आने वाला है, वो सिर्फ एक ही मार्केट दे सकता है, वो है वायदा बाजार। उस वक्त उसके पास माल होगा नहीं, 4 महीने बाद आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम जो हेजिंग बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम व्यवस्थापन, जो भी आप शब्द बोलिए, लेकिन मैं उदाहरण दूंगा। आज चना 6,000 पे चल रहा है, 6,500 पे चल रहा है। अगर वो 3 महीने के बाद किसान के हाथ में आएगा तभी उसका भाव 5,000 में आने वाला है। तो आज वायदा चालू होगा चना का, तो किसान 6,000 6,500 पे बेच सकता है। बिल्कुल सही बात है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि आप फ्यूचर्स में भाव किधर जाएंगे, जो अनसर्टेनिटी है उसे वायदा बाजार के जरिए खत्म कर सकते हैं। आप एपीओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसान भी होंगे। अब बताइए, क्या वायदा बाजार आप लोगों के लिए जरूरत है? क्या पहले आप इसका इस्तेमाल करते थे? आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे, और इसमें कुछ सुधार की जरूरत है तो वो भी डिमांड रख सकते हैं? जी, वायदा बाजार में हमने काम किया था 18-19 में। तो उससे किसानों को, जैसे कि अभी सर ने बताया था कि भाई
किसान जब सोयाबीन लगाता है उसको पता चल जाता है कि अगले 4 महीने बाद उसकी फसल जो आएगी तब तक रेट क्या रहेंगे, तभी उसको वो ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद यदि वो रेट नीचे जाओ या ऊपर जाओ उसका रेट फिक्स हो जाता है कि ये रेट तो मुझे मिलना ही है। तो किसान वो सारा कैलकुलेशन कर लेता है कि भाई मेरी लागत कितनी लगी है और मुझे प्रॉफिट इस रेट में मैं लॉक करूंगा तो मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा। वो सारी चीजें किसान करता था और हमने किया भी। ओके NCDX के मार्फत हमने 1.5 से 2 करोड़ का टर्नओवर भी किया। ओके, कितने किसान थे आपके एफपीओज में? हमारे किसान है 4,500। ओके, 4,500 किसान थे। 32 विलेज में 4,500 किसान जुड़े हुए हैं। और एक और सहूलियत किसान को ये हुई कि उसका माल हमने गांव से उठा के NCDX तक पहुंचाया था। तो उसको मंडी में आने से भी उसका समय बच गया। पर इसको निकलने से अब 2 साल से काफी थोड़ी दिक्कत हो रही है किसानों के साथ, और वो ऐसा समझ रहा है कि कुछ क्या होगा अब। ओके, पाशा पटेल सर, ये जिस बात की कह रहे हैं कि ये लोगों एफपीओज के जरिए इस्तेमाल करते थे वायदा बाजार के, आप भी ग्राउंड पे घूमते होंगे। ये तो एक एफपीओ की बात हुई, आप पूरे महाराष्ट्र में घूमते हैं, देश भर में घूमते हैं। क्या वाकई किसानों के लिए बहुत जरूरत है वायदा बाजार? देखिए, मैं अलग सोचने वाला कार्यकर्ता हूँ। ओके, पूरी सिस्टम सुधरने की बात करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ कि ये वादे बाजार रहना ये जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों तो क्या है, ये कहाँ तक जाएगा, मेरा माल कहाँ बिकेगा, ये जो सारी चीजें ना उधर एक गारंटी है। लेकिन फिर उसमें मेरी क्या बात है, जिन्होंने जो कहा श्रीकांत जी ने कि 4 महीने के बाद का मैं आज रेट ले सकता हूँ। उसके आगे की जो बात हो रही है ना कि मुझे MSP चाहिए, और MSP की हेजिंग करने के बाद मुझे उसके नीचे रहो या कुछ भी रहो। तो अब जो NCDX जो बात कर रहे हैं ना, NCDX ये बात कर रहे हैं कि ये MSP की मैं आज बोली लगाऊंगा, मेरा 4 महीने के बाद अगर माल आएगा, वो माल आने के बाद अगर 6,000 है तो मैं कहीं भी बेचूं, MSP के नीचे तो ही मैं NCDX में जाऊं, मुझे जो भरना तो वो उतने पैसे पे ये होगा। ये अगर बात आएगी ना, तो ये बात अगर होगी तो किसानों का फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ये बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। क्यों तो ये MSP के नीचे अगर जाता है तो मैं उनको दे सकता हूँ, MSP के ऊपर जाता है तो मैं कहीं भी बेचने के लिए खुला हूँ। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा। मैं आपके पास फिर से आता हूँ, राजकुमार जी, अभी एफपीओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वायदा बाजार की अहमियत के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर 2-3 लाइनें अगर बतानी हो तो क्यों जरूरी है? वायदा बाजार सबसे पहले हेजिंग का एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, जो किसानों, प्रोसेसर, ट्रेडर सभी के लिए एक व्यापार करने का एक अच्छा माध्यम था। आज वायदा बाजार नहीं होने से क्या दिक्कत हो रही है? नहीं होने से आज की तारीख में किसी को प्राइस की डिस्कवरी नहीं हो रही है। आज किसान मंडी में माल ले जाता है तो उसको पता ही नहीं कि आज मंडी में माल क्या बिकेगा। आज प्रोसेसर जो अपना भाव खोलते हैं उसके हिसाब से ही मंडी बिकती है। परंतु पर जब वायदा बाजार था तो उसमें ट्रेडर्स थे, बीच के मीडिएटर्स थे, जो सभी लोग आपस में ट्रेड करते थे, तो एक सही प्राइस डिस्कवरी होती थी, और वो प्राइस को देख के किसान सोचता था कि आज माल ले जाओ या 4 दिन बाद ले जाओ। उसको लगता था कि 2 महीने भाव अच्छे दिख रहे हैं तो 2 महीने के लिए रुकता था, उसके हिसाब से मंडी में माल बेचने जाता। कुल मिला के अनसर्टेनिटी का माहौल है, आप लोगों का भविष्य दिख नहीं रहा है कि आगे क्या होगा। तो अगर इस तरह की चीजें जैसे MSP, इंश्योरेंस वगैरह की जो बात हो रही है एक्सचेंज की तरफ से, या पाशा पटेल सर कह रहे थे कि वो आने से कुछ गेम अलग होगा, आपके लिए पॉजिटिव दिशा में काम होगा? हाँ, अगर वायदा बाजार आता है तो MSP का जो भाव है उसके हिसाब से यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे। आज की तारीख में जो काम कर रहे हैं सोयाबीन और इस सभी चीजों में, वो सिर्फ उससे जुड़े हुए कर रहे हैं। अदर्स प्लेयर्स भी आएंगे, बाहर की पार्टियां भी आएंगी, प्रोसेसर एक्सपोर्ट अच्छा करेंगे, उससे किसानों को फायदा मिलेगा। ओके, पाशा पटेल सर, अब जिस तरह के अब दालों की बात करें, क्योंकि इन्होंने दालों की बात छेड़ी है, और महाराष्ट्र चने में काफी एक बड़ा उत्पादक भी रहा है, और बाकी सोयाबीन की तो बात हो ही रही है। तो जिस तरह से पीले मटर के इंपोर्ट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है, 30 लाख टन से ज्यादा का इंपोर्ट हो चुका है, ऐसे में क्या आपको लग नहीं रहा है कि अब चने पर भी मार पड़ेगी? ये किसान जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, क्योंकि बाकी दालें भी आनी शुरू हो चुकी है, तुअर हो, मसूर आएंगी, फिर चना आनी शुरू हो जाएंगी, फिर किसानों को भाव तो फिर नहीं मिलेंगे, वायदा बाजार भी नहीं है इस करने के लिए। तो क्या दोनों जगहों पे हिट होने वाले हैं किसान आगे? नहीं, तुअर में और चने में तो किसान बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है। 8,000 रुपए जो चना चल रहा था वो 4,000 पे बिकने वाला है। सर, ये बातें आप सरकार तक पहुंचाते हैं या बिल्कुल पहुंचाते हैं, बिल्कुल हमारा काम ही वो है। हमको सरकार ने बिठाया इसलिए है
ये बातें पहुंचाने के लिए ही सरकार ने हमको बिठाया तो सर, है। पीले मटर का इम्पोर्ट ड्यूटी आपको नहीं लग रहा कि 2 महीने नहीं एक्सटेंड होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो एक्सटेंड होने के बाद मैंने जैसे हुआ उसी तरीके से पीयूष गोयल जी को और शिवराज सिंह चौहान जी को और हमारे महाराष्ट्र के सीएम साहब को मैंने बताया कि एक अर्जेंट रोकना चाहिए, तो ही चने वाला बचेगा, वरना नहीं बचेगा। ओके, शुक्रिया पाशा पटेल साहब आपका, श्रीकांत जी और आप सभी मेहमानों का, राजकुमार जी आपका भी, आप लोगों ने किसानों की बात हमारी रखी। लेकिन हमने आईआईटी के प्रोफेसर से बात की, सार्थक गौरव जी से, उनसे जानना चाहा कि उनकी रिसर्च रिपोर्ट क्या है, उनकी फाइंडिंग्स क्या है वायदा बाजार को लेकर, क्या कुछ वहां से निकल कर आए हैं, वायदा बाजार की इतनी अहमियत वो क्यों बता रहे हैं, सब कुछ हर मुद्दों पर उनसे चर्चा हुई। आइए सुन लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक खास पेशकश। वायदा की फिर से होगी री एंट्री या नो एंट्री, क्या कुछ होगा, और वायदा बाजार पर बातचीत करने के लिए और जो रिसर्चर्स हैं उनकी क्या फाइंडिंग्स है, ये बातचीत करने के लिए आज मैं हूं मुंबई के आईआईटी कैंपस में, पवई इलाके में, और वहां पर जाने की कोशिश करेंगे। एक हमारे साथ आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर है शैलेश जे मेहता, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर है सार्थक गौरव जी। सार्थक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वायदा बाजार में जिस तरह की स्थिति बन रही है, ब्लैंकेट बैन किया गया 2021 से, लोगों की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से अचानक से बैन किए जाएंगे, तो एक तरह की अनसर्टेनिटी पूरे मार्केट में पैदा हुई। लेकिन अब एक बार फिर से उम्मीदें हैं। इस बार जब दिसंबर में बैन की तारीख खत्म हो रही थी, तो इस बार का जो एक्सटेंशन है बैन का, वो सिर्फ 1 महीने के लिए बढ़ा है। क्या लग रहा है, इस बार उम्मीदें रखनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी है और यहाँ पर अगर वायदा बाजार इस तरह से बैन होते हैं तो कितना बड़ा सेटबैक था, और आप लोगों के रिसर्च की क्या फाइंडिंग्स है? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। वायदा बाजार कोई भी देश में, विश्व में कहीं भी आप देखें जहाँ पे कृषि के ऊपर, वहाँ पे व्यापार का बहुत निर्भर करते हैं, और आप देखें कि जहाँ पे करोड़ों की संख्या में किसान एफपीओज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीसीज और कोऑपरेटिव्स भारत में ज़्यादातर आप देखने पाएंगे, तो उनकी जो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, उनकी जो साझेदारी होनी चाहिए वायदा बाजार में 2 मुख्य चीज़ों के लिए ज़रूरी है। पहला होता है प्राइस डिस्कवरी, ये जो आपका बाजार का भाव है, वो कैसे, वो कीमत है, वो कैसे, वो प्रणाली है, वो प्रक्रिया है, कैसे निर्धारित होती है। दूसरी होती है प्राइस हेजिंग, या जो रिस्क हेजिंग हम बोलते हैं, जब भाव किसान को डर रहता है कि कम हो जाए, या फिर एक प्रोसेसर हैं या फिर ट्रेडर हैं, उनको डर रहता है कि कहीं भाव बढ़ ना जाए, हम खरीदारी करें आगे के समय में, तो वायदा बाजार आपको वो एक परेशानी से छुटकारा देने के लिए एक ऑप्शन देता है कि क्या अभी से मैं अपने भाव को लॉक कर दूं कि आगे मनी 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद उस भाव को मैं निश्चित वो पा सकता हूं, अगर मैं उसमें डिलीवर करना चाहता हूं भी तो मैं करूंगा। तो 2021 दिसंबर में जो सेबी का जो बैन हुआ था, 7 कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो होते हैं, जो एक्सचेंज ट्रेडेड हैं, जैसे एनसीडेक्स भारत का सबसे बड़ा कृषि एग्रीकल्चर कमोडिटीज डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है, तो वहां पे इनकी वॉल्यूम्स बहुत हाई रहती है। तो 2-3 चीजों को हमने ज्यादातर स्टडी किया है कि जैसे वायदा बाजार में जो वस्तुएं या कमोडिटीज का ट्रेडिंग होता है, उनका जो स्पॉट प्राइसेस के साथ वो जो फ्यूचर्स प्राइसेस का क्या संबंध है, उसको हमने देखा कि पिछले आप देख लीजिए कि 20 साल 21 साल से भारत में एक्सचेंज कमोडिटीज ट्रेडिंग शुरू हुई है नेशनल एक्सचेंजेस में। तो उसका एक दैनिक हमने जब भाव को लेके वो विश्लेषण किया, तो हमें 2-3 चीज मुख्य जो समझ में आया। तो पहले वायदा बाजार का भाव, जो स्पॉट या मंडी का जो भाव होता है इन 7 कमोडिटीज का, उसको संबंध गहरा नहीं है। तो उसका क्या मतलब होता है कि अगर आपकी वॉलेटिलिटी मान लीजिए, या फिर आपकी तेज मंदी होती है या तेजी मंदी होती है, वो जो बदलाव होते हैं वायदा बाजार के भाव में और आपके फ्यूचर्स जो हम प्राइसेस बोलते हैं उसको, स्पॉट प्राइसेस के साथ मंडी में, उसमें संबंध इतना गहरा नहीं है। तो इसका मतलब आपका कहना है कि जो सरकार की जो दलील थी कि महंगाई के पीछे वायदा बाजार भी एक वजह है, तो आपको लगता है कि उस फाइंडिंग्स में ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया? जी, बहुत सही बात है। और इसमें ये भी हमें समझना है कि एक आशंका रहती है, कहीं भी भारत की सरकार नहीं, विश्व भर में भी आशंका रहती है कि कहीं वायदा बाजार की वजह से स्पेक्यूलेशन या फिर जो उसको सट्टेबाजी समझ लेते हैं, तो उसकी वजह से कहीं होर्डिंग फिजिकल मार्केट्स में ना हो, जिसकी वजह से भाव में तेजी आती है और महंगाई की दर बढ़ती है। तो हमारे स्टडी में हमने देखा कि ये जो 7 कमोडिटीज हैं जिन पे 2021 में सस्पेंशन लगी थी, और जो बाकी कमोडिटीज इस पे सस्पेंशन नहीं लगी थी, अगर उसका विश्लेषण करें तो स्पेकुलेशन एक मुद्दा नहीं है।
तो उसके लिए हमने एक विश्लेषण में स्पेकुलेशन रेशियो करके एक भाव होता है उसको देखा हमने कि जो ट्रेडेड वॉल्यूम होती थी बाजार में जो फ्यूचर्स मार्केट में और उसका जो ओपन इंटरेस्ट है जो अनक्लोज्ड आपके कमोडिटी मार्केट्स में रह जाती है पोजीशंस, तो उसका रेशियो पहले सस्पेंशन के और सस्पेंशन के बाद में हमने उसमें कोई सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं देखा है। ओके सर, एग्री वायदा में जिस तरह के पार्टिसिपेशन है वो हिंदुस्तान में अब तक काफी कम रहे हैं। हालांकि जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, पॉलिसी डिसीजन जिस तरह के होते रहे हैं, उसका भी इस पर काफी असर हुआ है। क्या लग रहा है कैसे इसे कम किया जा सकता है और पार्टिसिपेशन को और लोगों में अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है वायदा बाजार को लेकर? जी, वायदा बाजार के स्टेक होल्डर्स या फिर आप हितधारकता बोल दीजिए या भागीदारी जो है वो खाली ट्रेडर्स, प्रोसेसर्स या बड़े एग्री बिजनेस कंपनीज वैसे नहीं होने चाहिए। उसमें हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो किसान भाई या बहनें हैं वो भी जुड़ने चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, जो एग्रीगेटर्स होते हैं एफपीओस जैसे, मान लीजिए सोयाबीन का 10 मेट्रिक टन का या 10 टन का वो अपना जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, जो एक्सचेंज उसको फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अलाउ करती है, तो अगर वो आके ट्रेडिंग रेगुलरली कर पाए, माने बैन्स नहीं हो रही है या फिर उन पर अनिश्चितता नहीं होती है पॉलिसीज की, तो आगे जाके देखिएगा पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। और पार्टिसिपेशन बढ़ने से ये बीमा का एक और तरीका मान लीजिए, जैसे वर्षा बीमा है या फिर फसल बीमा है, वैसे अपने भाव का बीमा भारत में नहीं है। तो किसान भाई और बहनों को वो एक ऑप्शन रहेगा, या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो वैल्यू चेन कमोडिटीज का होता है उसमें, तो उसमें वायदा बाजार एक तरीका होता है और उसमें एक मानदंड भी उनको फॉलो करना पड़ता है। ये समझ में आएगा कि अगर हम ऐसे फसल पैदा करें, ऐसे उसका हम स्पेकुलेशन भी जो कंसर्न है उसको ख्याल में ना रखें, हम अपना सीरियसली रिस्क हेजिंग और अपना जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म्स के लिए फॉलो करें, तो इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। ओके, एक सवाल सार्थक जी आपसे ये होगा कि अगर वायदा बाजार क्यों होना चाहिए एग्री में, क्यों अहमियत है किसानों के लिए, एफपीओस के लिए, और ओवरऑल जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं पूरे वैल्यू चेन में? वन लाइनर आंसर दीजिएगा, ऐसी 5 चीजें बताइए क्यों वायदा बाजार की इतनी अहमियत है। सर, सबसे पहला इमेज जो मैंने बोला था कि प्राइस डिस्कवरी का, दूसरा होता है कि रिस्क हेजिंग का, अगर मुझे लग रहा है कि भाव कम हो जाए तो उसका भी मेरा प्रोटेक्शन होगा, या फिर ऊपर चले तो मतलब जिसको भी डर है कि प्राइस बढ़ जाए, ट्रेडर्स या प्रोसेसर्स, उनके लिए भी वो अच्छा होता है। तीसरा, आप मान लीजिए कि हम अभी ऑप्शंस एग्रीकल्चर में बात कर रहे हैं, अगर हमारे स्टेक होल्डर्स ने वायदा बाजार या फ्यूचर्स में उनकी कोई शंका है या ट्रस्ट के इश्यूज हैं, तो ऑप्शंस जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले पायलट में भी हुए हैं पर छोटे स्तर पे, तो उसको स्केल अप करने पे भी हमें समस्याएं आनी लगेगी। और चौथी, आप अगर देखना चाहिए कि जो इंटरनेशनल बेंचमार्क्स जैसे हैं, कुछ सोयाबीन के मान लीजिए शिकागो में जैसे है, तो भारत अगर बहुत बड़ी एक मार्केट है, प्रोडक्शन इसमें बहुत ज्यादा हो रही है कुछ कमोडिटीज की, तो हम भी ऐसे क्यों बेंचमार्क्स नहीं बना पाए? जब वायदा बाजार होंगे तभी ऐसे बेंचमार्क्स बनने की संभावना आगे बढ़ती जाएगी। एक सिफारिश के तौर पे सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे वायदा बाजार से रिलेटेड? बताइए, मैं एग्री वायदा की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी हमारी स्टडी से जो जुड़ी हुई हमारी भी सिफारिश रही है, वो सरकार से हो या सेबी से हो, जो रेगुलेटर हैं, कि अचानक और ये अनिश्चितता के साथ अगर हम एक्सचेंजेस को कंटिन्यू करने दें तो उसमें बहुत ट्रस्ट के इश्यूज आते हैं। उसका क्या होता है, मान लीजिए हम फरवरी 1 तारीख से भी उदाहरण के लिए हम फिर से ट्रेडिंग अलाउ कर लेते हैं वायदा बाजार में इन 7 कमोडिटीज का, तो काफी समय लगेगा वो ट्रस्ट और वो जो कॉन्फिडेंस आने में कि वायदा बाजार से हमें फायदा हो सकता है। तो इस कॉन्फिडेंस को जारी रखने के लिए हमें वायदा बाजार कंटिन्यू करने चाहिए, पर जहां जहां खामियां हैं वहां पे हमें वो रेगुलेटरी जो कंसर्न्स हैं या फिर जो मॉनिटरिंग के कंसर्न्स हैं, पर्टिकुलरली स्पेकुलेशन या एक्सेस स्पेकुलेशन या वॉलेटिलिटी को लेके, उसके लिए तकनीकी बहुत सारे सुझाव हैं, उसका भी हम फायदा उठा सकते हैं। आखिरी सवाल होगा, एक्सचेंज को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? छोटा जवाब दीजिएगा। एक्सचेंजेस को ज्यादातर एपीओस की पार्टिसिपेशन, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की पार्टिसिपेशन और किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जानकारी कैसे बढ़ानी है, और जो फाइनेंशियल सपोर्ट किसानों को क्रेडिट के थ्रू, बैंकिंग नेटवर्क के थ्रू बढ़ानी है, उसमें उन पे वो बहुत सारी उम्मीदें एक्सचेंजेस के ऊपर हैं, और इसमें वो गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट। तो ये थे सार्थक गौरव, जो आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर थे, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट तो आपने देख ली कि उनकी रिसर्च फाइंडिंग्स क्या कह रही है, क्यों वायदा बाजार की अहमियत है, प्राइस डिस्कवरी के लिए हो या रिस्क मैनेजमेंट के लिए हो। श्रीकांत जी, आप भी लंबे समय तक कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करते रहे हैं, क्या लग रहा है जिस तरह के वॉल्यूम पिकअप हो रहे थे, अचानक से रातों रात ब्लैंकेट बैन कर दिया गया है, इससे काफी एक सेंटिमेंट पर असर हुआ है। आप भी, आपकी जो रिसेंट रिसर्च है, रिपोर्ट है, उससे आप लोग क्या फाइंडिंग्स वहां पर मिली है और क्यों जरूरी है और क्या दिक्कतें थी और क्या ठीक करने की जरूरत है?
मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि ऐसे ही कि मैंने 300 एफपीओ को पिछले 3 महीने में ट्रेनिंग दिया है इस बारे में। तो उन्होंने बताया कि जब वायदा था तो हमें एक अल्टरनेटिव मार्केट मालूम था, वहाँ की प्राइस डिस्कवरी क्या है वो हम मार्केट में ले जाने के पहले हमें मालूम होता था। आज जब वायदा गया है तो हम हमारा माल लेके जब बाजार समिति या एपीएमसी मार्केट के मार्केट यार्ड में जाते हैं तो गेट तक हमारा माल हमारे कब्जे में रहता है। एक बार गेट से माल अंदर जाता है उसके बाद उसकी कीमत मिलकर हमारे पास जो पैसा आता है उसके बाद हमारा सब जो है वो व्यापारियों के हाथ में रहता है। हमें कुछ भी उसकी आइडिया नहीं रहती है, ना भाव की आइडिया रहती है, हमें कितना मिलेगा, हमारा क्वालिटी क्या है, ये सब जो चीजें थी ना कि क्वालिटी के ऊपर प्राइस ठहरती है। तो वो क्वालिटी जो है वो पैरामीटर्स आपको वायदे बाजार में मिल जाते थे, वहाँ टेस्टिंग होती थी। यहाँ जो व्यापारी बोले वही होता है। तो हमारी क्वालिटी भले अच्छे भी हो तो हमें वो कम क्वालिटी दिखा के उसके भी कटिंग हो जाते हैं, भाव भी कम मिलता है, तो हमारा रियलाइजेशन बहुत कम हो गया है। प्राइस डिस्कवरी जो बोलते हैं, कीमत निश्चिती, वो जो प्रक्रिया है वो बहुत फॉल्टी हो गई है वायदा जाने के बाद। ओके राजकुमार जी, आप एफपीओज किसानों से मिलते हैं, देखते हैं, आप एफपीओ को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2020 तक किस तरह का पार्टिसिपेशन था किसानों का एफपीओज का वायदा बाजार में? देखिए, कोविड के बाद में 2019 के बाद में एफपीओस काफी एक्टिव हुए थे। उन्होंने अपना धीरे धीरे कौन सी कमोडिटी में वो लोग ट्रेड कर रहे थे? सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा था सोयाबीन के अंदर। ओके, तो उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक था? उनके लिए तो काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि वो लोग उसमें बढ़ना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि हम 500-600 टन की डिलीवरीज मार्क करेंगे, लेकिन अचानक डाउन होने के बाद में जो उनका स्टॉक्स था उनके घर में ही रह गया और उसकी प्राइस डिस्कवरी वो नहीं कर पाए और मार्केट में मंडी के अनजान भाव में उनको बेचना पड़ा। ओके, आप बताइए, अभी किसान है, आप बताइए क्या लग रहा है, क्या वायदा बाजार की बेहद जरूरत है और किस कमोडिटी में आप लोग चाह रहे हैं कि वायदा बाजार की री एंट्री होनी चाहिए? वायदा बाजार तो सभी कमोडिटी में चालू होना चाहिए। क्या फायदे हैं आपको, क्या लग रहा है? फायदे ये हैं कि किसानों को एक तो रेट मालूम रहते हैं, एक दिन पहले रेट मिल जाते हैं। और अगर आप रेट आपको देखना पड़ता होगा, अगर किसी भी जो भी एग्री कमोडिटी में आप डील करते होंगे तो कहाँ से रेट देखते हैं आप? रेट हमें रेट डेली मिलते हैं, एसडीएक्स में हमारा खाता है एफपीओ का, तो डेली रेट मिलते हैं, उसके बाद किसानों को बता दिया जाता है। आपको लगता था कि एक्सचेंज था तो प्राइस डिस्कवरी बेहतर तरीके से हो पाती थी? नहीं, बेहतर तरीका यह था कि किसान जो फसल लगा रहा है उसमें उसे मालूम पड़ जाता है कि मैं जुलाई में फसल लगा रहा हूँ तो सितंबर में मेरी किस रेट में फसल बिकेगी। ओके, वो रेट कोट कर सकता था। जुलाई के महीने में मेरे पास 50 कुंटल सोयाबीन है, वो एफपीओ के माध्यम से उसमें लॉक कर सकता था अपना रेट। ओके, तो आपको एक भाव का पता लग जाता था, फ्यूचर्स की आपकी अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती थी, फ्यूचर के भाव को लॉक कर सकते थे और रिस्क को कम कर सकते थे। इसके अलावा और क्या फाइंडिंग्स आपके पास है श्रीकांत जी जो शेयर करना चाहेंगे, और क्या अपील और सिफारिश आप करना सरकार से चाहेंगे वायदा बाजार को लेकर? नहीं, मैं तो ये बताऊंगा कि अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सोयाबीन या चना की बात कर रहे हैं, बट मैं तो बता रहा हूँ कि अब तुअर के हम लोग क्राइसिस देख रहे हैं, तुअर का हो रहा है, तो सिर्फ है ये चना या सोयाबीन नहीं बल्कि तुअर का भी फ्यूचर्स आना चाहिए। ये भी एक चीज है। और दूसरी चीज है, इन्होंने जैसे बताया, जैसे आगे अगले 4-5 महीने में जो हमें इंफॉर्मेशन कैसा रहेगा मार्केट, वो जो किसानों को मिलती है, बट बियॉन्ड दैट जब वायदा बाजार आ जाता है तो उसके अराउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है, जैसे वेयर हाउसिंग होती है और वो ट्रांसपेरेंट वेयर हाउसिंग बनती है, जो इनएफिशिएंट वेयर हाउसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ENWR जो गोदाम रिसिट जो होती है इलेक्ट्रॉनिक, किसान लोन भी ले सकते हैं, बेहतर तरीके से टेस्टिंग होती है, आपकी क्वालिटी में सुधार होता है, क्वालिटी टेस्टिंग लैबोरेटरीज बन जाते हैं। तो ये सब जो बाजू में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है ना, उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट किसानों को एक 6 to 7% एक्स्ट्रा इनकम मिलने में होती है। ये हमारा फाइंडिंग है और ये किसानों ने बताया कि 5 to 7% तक हमें एक्स्ट्रा सिर्फ क्वालिटी के वजह से हो या स्टॉक किया अच्छे गोडाउन में किया, उसके ऊपर हमें कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है। तो इसका जो अगर हम लोग उसका परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट करें तो 5 to 7% एक्स्ट्रा रियलाइजेशन जस्ट बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। हाँ, जो नहीं डेरिवेटिव मार्केट नहीं, उसके जो इकोसिस्टम बनता है, जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है, उससे एडिशनल मिलता है। बिल्कुल, जो पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है उससे पूरी इकोनॉमी को, पूरी एग्री इकोनॉमी को फायदा होता है। सर, जिस तरह की बातें श्रीकांत जी कही जाती है कि स्पेकुलेशन को बढ़ावा मिलता है, प्राइस को जबरदस्ती भी कई बार बढ़ा दिए जाते हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाता है? क्योंकि सरकार की दिक्कतें सबसे ज्यादा वहीं पे आती है, क्योंकि अचानक से किसी प्राइस को वायदा बाजार से कुछ ऑपरेटर मिलके, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो इस फ्रंट पर कैसे काम किया जा सकता है? सर, हमने ना स्पेकुलेशन वर्ड को हमने गलत इस्तेमाल करते हैं हम लोग। स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए। गैम्बलिंग बुरा है, लेकिन हम लोग देखें तो
आज देखिए, आप करोड़ों यूजर्स होते हैं गैम्बलिंग का। आप देखो, कोई भी आपको मोबाइल पे आ जाता है, रमी में हो या ऐसे जो गेम आते हैं, वो गैम्बलिंग है। उधर परमिशन है करोड़ों लोगों को खेलने के लिए, लेकिन यहाँ स्पेकुलेशन तो हर आदमी लाइफ में स्पेकुलेशन करता है। आप सोना लेके रहते हैं, आगे भाव बढ़ेगा इसलिए। आप फ्लैट लेते हैं, रियल एस्टेट लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 साल के बाद अच्छा पैसा मिलेगा। तो वायदे बाजार में अगर आप किस कृषि कमोडिटी का अगर व्यापार करेंगे, आगे अच्छा भाव मिलेगा। गलत क्या है? इसे स्पेकुलेशन वर्ड को आप गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। स्पेकुलेशन का जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है। स्पेकुलेशन, वायदे बाजार स्पेकुलेशन पे ही आधारित है। जब 90% स्पेकुलेशन होता है, तभी 10% हेजर्स को जो वॉल्यूम चाहिए वो क्रिएट करने के लिए आपको स्पेकुलेटर्स की जरूरत है। तो वो स्पेकुलेशन जब तक कंट्रोल में है, एक्सेसिव स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग ये बुरा है। स्पेकुलेशन इज नॉट बैड, ये समझने की जरूरत है। ओके, शुक्रिया श्रीकांत जी आपका, राजकुमार जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बताया, सरकार के सामने अपील रखी, सिफारिश की कि वायदा बाजार की अहमियत क्या है इस देश के लिए और पूरे एग्री इकोनॉमी और पूरे वैल्यू चेन के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए। आपने भी किसानों के लिए बहुत अच्छी मुहिम चालू की है और ये भी आज का जो प्रोग्राम किया बहुत अच्छा है। किसानों के लिए सच में इसका बहुत उपयोग होने वाला है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप लोग आए और हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला। तो इस खास पेशकश को ही समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।